वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को आप देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमेशा जो है जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको हमेशा मिल सके। तो उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनमें पहला प्रश्न क्या है आपका। इनमें आपका पहला प्रश्न आता है आपका, अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछा जाए कौन है आपके, तो वह है आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है आपका वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा विकासशील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपका वो विकासशील है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय विश्व, जिनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कह सकते हैं आप, शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। जो तृतीय विश्व शब्द है यह प्रयुक्त होता है किसके लिए? विकासशील देश के संदर्भ में यह प्रयुक्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है, तो वह है अमेरिका का। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका, और अगर दूसरी अर्थव्यवस्था पूछा जाए विश्व में किसका है, तो वो आपका है चीन का। पहला है अमेरिका का और दूसरा है आपका चीन का जो है अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है, तो पांचवा स्थान है आपका। याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान भारत का क्या है आपका, तो वह है पांचवा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है, तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है क्रमशः, वह है अमेरिका व रूस। याद रखिएगा, पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो वो है अमेरिका, और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, वो है आपका रूस। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। याद रखिएगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अगर पूछा जाए उद्गम स्रोत क्या है, तो वह है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस। और याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये आपका पुस्तक किनकी है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण हेतु पूर्ति और मांग द्वारा होता है। याद रखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इनमें जो कीमत का निर्धारण होता है वो पूर्ति और जो है मांग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखो और निकलो नीति है पूंजीवाद की। अगर पूछा जाए कि रखो और निकलो नीति किसकी है, तो वो पूंजीवाद की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था किन्होंने, तो वह है जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, ये जर्मन दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है, जर्मन दार्शनिक हैं आपके कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। अगर पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर
नियंत्रण किसका होता है? तो वह निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? तो सरकार का। याद रखिएगा, जो पूंजीवाद होगा उन पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, और वही समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करें तो वहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है इस पर। आप यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समाज में भी 100 लिखा हुआ है और सरकार में भी 100 फर्स्ट लेटर है आपका। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा और पूंजीवादी निजी व्यक्तियों का है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है किसका? तो याद रखिएगा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इन पर दोनों का नियंत्रण होता है। निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। भारत में अगर पूछा जाए भारत में अर्थव्यवस्था है कैसी, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपका भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। याद रखिएगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किन्होंने दिया था? तो वह है अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने। जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। और ये जो है जॉन मेनार्ड किन्स, यह एक अर्थशास्त्री हैं। याद रखिएगा, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला अगर पूछा जाए विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है फ्रांस। फ्रांस जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो वह है आपका 1948 ईस्वी में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ है। अगर ईस्वी सन पूछा जाए तो याद रखिएगा 1948 में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है? तो वह है फ्रांस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव देने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाए कौन है, तो वह है जॉन मेनार्ड किन्स। तो इन सबको आप जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात दोनों बंद। याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है आपका? आयात निर्यात दोनों बंद। ये बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। इनमें क्या होगा? आयात निर्यात दोनों ही बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, किन्होंने किया था? तो वह है आपके अर्थशास्त्री एक हैं महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। और कब? 1900 जो है 90 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट ये सूचकांक है आपका, इनका प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो महबूब उल हक ने किया था। इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1990 ईस्वी में क्या था। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन? तो वह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिनको हम लोग UNDP बोलते हैं। यह जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और ये रिपोर्ट जो है 1990 से जारी किया गया है। याद रखिएगा, 1990 से आपका जो है संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि UNDP कब से मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो 1990 ईस्वी से। और मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो UNDP जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है आकलन का आधार है। इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये तीन जो है आपके मानव विकास सूचकांक का जो है आधार है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई कब? तो अप्रैल 2002 में जो है जारी किया गया था। याद रखिएगा, भारत की जो अगर पूछा जाए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ये जारी कब की गई थी? तो अप्रैल 2002 में जो है जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो है मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? तो वह है नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का जो है मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित जारी करता है? तो वह है नीति आयोग। नीति आयोग जो है आपका मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला अगर पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDR 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है? तो वो है 131वां स्थान है। और कितने देशों के बीच में, मध्य में? तो 189 देशों में जो है भारत का 131वां स्थान है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार जो है प्रथम स्थान पर आपका था नॉर्वे, और जो अंतिम स्थान था वो था नाइजीरिया का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग देखें अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था को जो है किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वह 3 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। वह पहला क्षेत्र है आपका प्राथमिक, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र एवं तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र संबंधित किनसे है? तो वह है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ये संबंधित किनसे है? वह है आपका कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन से संबंधित है। देखिए हम लोग आपका द्वितीयक क्षेत्र जो है वो किनसे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक क्षेत्र किनसे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वो आपका विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति से संबंधित है। याद रखिएगा, जो द्वितीयक क्षेत्र है यह आपका विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति इनसे जो है संबंधित है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि तृतीयक क्षेत्र ये किनसे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये इनसे संबंधित है आपका तृतीयक क्षेत्र जो है आपके। तो याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को आप जरूर याद रखिएगा। ये किनसे संबंधित हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्राथमिक क्षेत्र और जो है तृतीयक क्षेत्र, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र आता है,
चिकित्सा आता है, परिवहन आता है, शिक्षा आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, होटल आता है। तो आप इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र क्या है आपका? सेवा। और इनमें अगर पूछा जाए योगदान कितना परसेंट का सभी का है, तो याद रखिएगा जो सकल घरेलू उत्पाद है इनमें प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि, इनमें जो है 16 पॉइंट जो है 38% जो है योगदान है आपका। और जो द्वितीय क्षेत्र उद्योग है इनमें आपका 29.34% जो है आपका योगदान है। और जो तृतीय क्षेत्र सेवा है इनमें आपका कितना है, वो है आपका 54.27% योगदान है। तो आप इन सबको याद रखिएगा कितने कितने प्रतिशत जो है किस क्षेत्र में आपका सकल घरेलू में जो उत्पाद में है योगदान है आपका। तो याद रखिएगा 16.38% प्राथमिक क्षेत्र कृषि में, और 29.34% द्वितीय क्षेत्र उद्योग में, और 54.27% तृतीय क्षेत्र जो है सेवा में जो है आपका योगदान है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867-68 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो है गणना की गई थी। याद रखिएगा कब किया गया था? 1867-68 ईस्वी में जो है आपका दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था उस समय। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया बताया था। दादा भाई नेहरू ने जो है आपका ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था। कब? 1867-68 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है दादा भाई नेहरू ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है आपका राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और अगर पूछा जाए उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी उन्होंने बताया था, वो है 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू के पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका पुस्तक है आपका ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नेहरू की पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ये याद रखना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया किन्होंने? वह है दादा भाई नेहरू ने किया था। याद रखिएगा धन निष्कासन सिद्धांत जो है इनको प्रतिपादित किन्होंने किया था? वो है दादा भाई नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई कब? तो वो है 1931-32 में किया गया था। याद रखिएगा वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में किया गया था। और वो आपके BKRV राव द्वारा जो किया गया था। याद रखिएगा BKRV राव के द्वारा जो है 1931-32 में जो है वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और उसमें जो प्रति व्यक्ति आय बताया गया था वो आपका है 62 रुपया। 62 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय बताया गया था 1931-32 में। तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो वह 4 अगस्त 1949 को। याद रखिएगा स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो वह 4 अगस्त 1949 को किया गया था। और PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ये भी याद रखिएगा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है आपका 4 अगस्त 1949 को जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया वाणिज्य मंत्रालय दिया था।
याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किन्होंने दिया था? तो वह वाणिज्य मंत्रालय ने दिया था, 1948-49 में दिया था। याद रखिएगा, सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय ने दिया था, 1948-49 में दिया था। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आय की समिति जो है इनका गठन कब हुआ, तो 4 अगस्त 1949 में किया गया था। और अध्यक्षता किन्होंने किया था, अगर कौन थे ये पूछा जाए तो वह पीसी महालनोबिस थे। चलिए हम लोग देखें अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है आपका। याद रखिएगा, जिनको हम लोग SCSO बोलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो वह है आपका 2 मई 1951 को आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इनका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। और स्थापना कब किया गया था, तो वह है 2 मई 1951 को जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मदद करता है कौन? तो वह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिनको हम लोग NSSO कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है किनको? तो वह है साइमन कुजनेटस को। साइमन कुजनेटस को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है आपके? तो वह है साइमन कुजनेटस। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं आपका जो है। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आय जो है एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। अगला देखिए प्रश्न आपका, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है क्या? राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक अगर पूछा जाए तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिनको हम लोग NNP कहते हैं, ये मापक है आपका। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वह है NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। जो राष्ट्रीय आय है इनको अगर निकालना है तो जो NNP होता है इनमें आपका जो है अप्रत्यक्ष कर को जो है घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। याद रखिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर है आपका वो संबंधित किनसे है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन? तो है प्रोफेसर राजकृष्ण। याद रखिएगा, जो हिंदू वृद्धि दर है इनके अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे। और
1981 में जो है ये अवधारणा दिया था, याद रखिएगा, 1981 ईस्वी में प्रोफेसर राजकृष्ण ने। अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष 2011-12 आपका है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है, तो वह है 2011-12। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो वह है आपका तृतीयक क्षेत्र, जो कि आपका सेवा क्षेत्र में आता है। इनका जो है सबसे बड़ा योगदान है आपका राष्ट्रीय आय में, भारत में आपका जो है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वह है तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिनको बोलते हैं हम लोग, इनमें आता है आपका। इनका जो है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है आपका, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, वह है प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि आता है आपका इसमें। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत की जो राष्ट्रीय आय में जो है सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वो तृतीय क्षेत्र है, जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं आपके। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कि कृषि आता है आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार, जो है अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर जो है मापा जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर जो है मापा जाता है, वो किस अनुसार मापा जाता है, तो वह है राष्ट्रीय आय के अनुसार जो है मापा जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, तो वह सकल घरेलू उत्पाद, जिनको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी जो है किसी देश की जो है आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो है उपयुक्त माप जो है आपका जीडीपी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है क्या, जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से जो अर्जित कुल आय होते हैं, उनको जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है, तो वह है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी कहलाता है। अगर जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उनमें से जो पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य हैं, उनको ह्रास को घटा देने पर जो है जो प्राप्त प्रतिफल होता है, वो आपका जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है आपका, तो वह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है आपका, ये सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है आपका श्वेत पत्र। जो श्वेत पत्र है वह आपका जो है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था, सीएसओ ने जारी किया था कब, 1956 ईस्वी में जो है जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कहाँ पे, तो कोलकाता में है आपका, याद रखिएगा। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ये कहाँ पे है, तो
कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का जो है आर्थिक विकास का दर जो होता है, अगर देखा जाए तो वो है आपका सर्वश्रेष्ठ सूचक। अगर देखा जाए तो वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। आपका सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। याद रखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास दर जो होते हैं वो प्रति व्यक्ति आय पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की जाती है वो आपका राष्ट्रीय आय जो होते हैं उनमें जनसंख्या से भाग देकर जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। गोवा जो है आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका बिहार। अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा आपका। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछा जाए तो वो कौन सा है आपका बिहार। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है राज्य, केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो वह है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न है, गरीबी से आशय क्या है आपका? देखिए, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना, ये गरीबी है आपका। याद रखिएगा, जीवन की जो है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना, ये गरीबी है आपका, ये याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मापन का आधार है क्या? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। याद रखिएगा, न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय जो है ये गरीबी के मापन का आधार है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहता निर्धारित की गई है, क्रमशः कितना किया गया है? तो याद रखिएगा, 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। याद रखिएगा, जो ग्रामीण है ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और जो शहरी है उनके लिए जो है 2100 कैलोरी। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया 1989 में किया गया, गठित लड़कवाला समिति के द्वारा जो है यह आपका प्रस्ताव किया गया। गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव जो है आपका 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति वो सी रंगराजन समिति, ये संबंधित किनसे है? तो है आपका गरीबी निर्धारण से संबंधित है। याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, ये संबंधित किनसे है? तो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास क्या योजना आयोग ने किया? 1962 में किया था। याद रखिएगा, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास कब किया गया, तो योजना आयोग ने जो है 1962 में किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण जो करता है वो आपका कौन करता है? तो नीति आयोग करता है।
वर्तमान में भारत में जो है निर्धनता रेखा जो है और गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? वो आपका नीति आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंज वक्र क्या है आपका? तो याद रखिएगा, व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन आपका जो है उनको हम लोग लॉरेंज वक्र कहते हैं। याद रखिएगा, व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक क्या है आपका? तो याद रखिएगा, आय के वितरण की विषमता के माप की सबसे प्रचलित विधि क्या है आपका? गिनी गुणांक। जो आय के वितरण की विषमता के माप की सबसे प्रचलित जो विधि है उनको हम लोग गिनी गुणांक कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया $1.25 प्रतिदिन आय को जो है गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है विश्व बैंक के द्वारा। याद रखिए कितना? तो $1.25 प्रतिदिन आय को जो है गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम कब? तो 1978 ईस्वी में। याद रखिएगा, जो भारत में है गरीबी रेखा निवारण के लिए सर्वप्रथम जो अपनाया गया था वो है आपका अंत्योदय कार्यक्रम, जो कि 1978 में अपनाया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो है आपका 25 दिसंबर 2000 को। याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना जो है इनकी जो शुरुआत की गई वो आपका 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत किया गया आपका। और कहाँ से? तो राजस्थान से शुरुआत किया गया था। और किनके द्वारा शुरुआत किया गया था? याद रखिएगा, वो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना इनकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को होता है, राजस्थान से होता है और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है इनका शुरुआत किया जाता है 25 दिसंबर 2000 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 2000 को जो है आपका अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होती है। और गाजियाबाद के जो है सिखोड़ा ग्राम से जो है ये आपका अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 2000। ये आपका जो है बहुत ज़रूरी आपका जो है ईस्वी है आपका, इनको जरूर याद रखिएगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत अगर पूछा जाए कब हुई तो 25 अक्टूबर 2000 को। और कहाँ से? तो गाजियाबाद के जो है सिखोड़ा ग्राम से जो है इनकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है कौन? तो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिनको हम लोग NSSO कहते हैं। ये जो है आपका बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। याद रखिएगा, अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी अगर पूछा जाए मुख्य रूप से पाई जाती है किसमें? तो वह आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। याद रखिएगा, जो बेरोजगारी का स्वरूप है भारत में वो क्या है आपका? संरचनात्मक है। इनको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका है संरचनात्मक बेरोजगारी ये होती है आपका दीर्घकालीन होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? दीर्घकालीन होती है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक गतिविधि में
एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है क्या? चक्रीय कहलाती है। याद रखिएगा, व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न जो बेरोजगारी है कहलाती है क्या? चक्रीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। जो चक्रीय बेरोजगारी है ये आपका ज़्यादा देखने को किसमें मिलती है? आपका जो विकसित देश हैं उनमें जो है चक्रीय बेरोजगारी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? आपका मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी है आपका, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, और वहीं अगर पूछा जाए शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी है आपका। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आपका जो है मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और वहीं अगर शहरी क्षेत्र पूछा जाए वहाँ पे खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है, भगवती समिति संबंधित किनसे है? तो है बेरोजगारी से संबंधित। जो भगवती समिति है इनका पूछा जाए संबंध किनसे है तो वह है बेरोजगारी से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपका है, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिन्होंने जो है रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत, जिनको हम लोग नरेगा बोलते हैं, यह आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इनकी शुरुआत अगर पूछा जाए कब हुई तो वह है 2 फरवरी 2006 को जो है इनकी शुरुआत होती है। आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर जिले से जो है इनकी शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत 2 फरवरी 2006 में होता है, और कहाँ से हुआ है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर जिले से हुआ है। ईस्वी सन याद रखिएगा जरूर, 2 फरवरी 2006, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू हुई कब? तो 1 फरवरी 2008 में जो है लागू होता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। 1 फरवरी 2008 को जो है पूरे देश में जो है लागू होता है। अगर पूछा जाए कि नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया तो वह है आपका 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो याद रखिएगा वो 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों की रोजगार। याद रखिएगा जो मनरेगा है इनका लक्ष्य क्या है? 100 दिनों की रोजगार इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वह है आपका बिहार। बिहार जो है ये प्रथम राज्य है जिन्होंने 100 दिन की जो है रोजगार गारंटी योजना लागू किया है सभी जिलों में। तो याद रखिएगा वो प्रथम राज्य कौन है? तो वह है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? तो वह है 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट 2 अक्टूबर 1952 को।
अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष की जो है अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष की अवधि है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ है, याद रखिएगा। जो प्रथम वित्त आयोग है उनका गठन कब हुआ है? 1951 ईस्वी में हुआ है। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा। जो वित्त आयोग है इनका गठन जो होता है आपका वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। और अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत में, तो अनुच्छेद जो है 280 एक के तहत में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत में होता है? तो याद रखिएगा ये वित्त आयोग है आपका और ये राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 6 के संबंध के साथ होता है आपका। अनुच्छेद 243 6 में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होता है इसके अनुसार तहत में। और अगर पूछा जाए केवल वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत में होता है, तो वह है अनुच्छेद 280 एक के तहत में। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह है केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है ये आपके वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो वह है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का अगर पूछा जाए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। जो है वित्त आयोग है इनका जो है कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है कितना? तो वह है 5 होते हैं अध्यक्ष सहित, याद रखिएगा। कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो वो है वाई वी रेड्डी। ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? वाई वी रेड्डी, याद रखिएगा। और ये 15वें वित्त आयोग की अवधि अगर पूछा जाए तो 2020-2025 तक का है। और अगर पूछा जाए कि जो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो वो है एन के सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपका है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या? तो याद रखिएगा केंद्र तथा राज्य के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करना ये वित्त आयोग का कार्य है। याद रखिएगा जो वित्त आयोग है इनका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच जो है राजस्व का जो है बंटवारा करना। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। याद रखिएगा जो 7वें वेतन आयोग का गठन है ये आपका फरवरी 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था आपका? तो वह आपके अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो थे ये आपके 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में जो है किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना का स्वरूप है क्या? तो वह है मिश्रित। भारत में जो है योजना इनका स्वरूप क्या है? तो वो मिश्रित है आपका। इनको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम
आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया किन्होंने? तो वह एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। 1934 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। कब? 1934 ईस्वी में जो है एम विश्वेश्वरैया ने जो है आपका सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा किन्होंने? तो वह है आपके एम विश्वेश्वरैया ने जो है लिखा है, याद रखिएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक जो है किन्होंने लिखा है? तो वह है एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है 1934 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार एम एस विश्वेश्वरैया ने दिया था 1934 में, और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक भी इनकी लिखी हुई पुस्तक है। इनको भी आप याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है किनको? वह एम एस विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है किनको? वह एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायन ने किया था 1944 ईस्वी में, याद रखिएगा। गांधी योजना जो है इनको तैयार किन्होंने किया था? तो है श्री मन्ना रायन ने किया था 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे प्लान जो है 15 वर्षीय योजना लागू हुआ कब? तो वो है आपके 1944 ईस्वी में, और ये जो है 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है ये 1944 में बॉम्बे प्लान लागू हुआ था, 15 वर्षीय योजना, याद रखिएगा। कब? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, जन योजना पीपल्स प्लान निर्मित की गई किनके द्वारा? श्री एम एन रॉय द्वारा। अप्रैल कब? 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। श्री एम एन रॉय द्वारा जो है अप्रैल 1945 में जन योजना निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा। जो सर्वोदय योजना है इनको प्रस्तुत किन्होंने किया था? तो है जयप्रकाश नारायण ने किया था जनवरी 1950 में, याद रखिएगा। जनवरी 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण ने आपका सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई? 1938 ईस्वी में जो है आपका राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये आपके राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, और इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 1938 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है आपका, जो राष्ट्रीय योजना समिति है इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में जो है आपका राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, याद रखिएगा। जो आपका योजना आयोग है इनका जो गठन पूछा जाए कब हुआ, तो वह है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो संस्था थी, यह एक जो है आपका गैर संवैधानिक संस्था है। जो योजना आयोग है, ये जो संस्था है आपका, वो आपका जो है गैर संवैधानिक संस्था है। और अगर पूछा जाए योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है, तो वह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं,
और योजना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर पूछा जाए इनका गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के प्रथम पूछा जाए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो वह हैं गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, जो आपके योजना आयोग हैं इनके अध्यक्ष कौन थे प्रथम, वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे, वह हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी, तथा अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए कौन है अंतिम आपके, वो हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। याद रखिएगा, योजना आयोग के जो है अंतिम अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, वो आपके हैं नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है, तो वह आपके हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया? तो वह है नीति आयोग। नरेंद्र मोदी के समय में ही जो है आपका योजना आयोग का जो नेम है, इनके स्थान पर जो है एक नई संस्था का गठन किया गया, जिनको नीति आयोग कहा गया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इनका नीति का फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में आई कब? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग जो है अस्तित्व में आई। योजना आयोग का स्थान पर जो है नई संस्था का गठन किया गया, कौन सा? वो है नीति आयोग। अगला प्रश्न आपका देखें हम लोग, क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है कौन? तो वह है प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है नीति आयोग। ये पंचवर्षीय योजना जो है इनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है आपका? तो वह है आपका नीति आयोग की। अगर पूछा जाए जो नीति आयोग है इनका प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, तो वह है आपके नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वह है आपका अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है आपके? अरविंद पनगड़िया। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपके नीति आयोग हैं, नीति आयोग संस्था है क्या? तो वह है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। याद रखिएगा, जो नीति आयोग संस्था है यह एक जो है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है कौन? तो वह है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था कब? वह है 6 अगस्त 1952 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगर पूछा जाए कब हुआ था,
तो वह है 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीसी। एनडीसी का अध्यक्ष होता है कौन? तो वह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है यह आपके एनडीसी का जो है अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न आपका है सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, सुपर कैबिनेट के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो वह है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इनको जो है सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं उनको, देखते हैं आपका क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनडीसी संस्था है आपका गैर संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, जो आपके एनडीसी हैं ये आपके जो हैं गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो वह है नीति आयोग का जो सचिव होता है वही आपका जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन सचिव होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन सचिव कौन होता है, तो वह है आपके नीति आयोग का जो सचिव होगा वही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन सचिव होगा। अगला प्रश्न है आपका नियोजन से तात्पर्य क्या है? तो वह है आर्थिक नियोजन। नियोजन से तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन है आपका। नियोजन को जो है सर्वप्रथम अपनाया किन्होंने? तो वह है रूस ने। नियोजन को जो है सर्वप्रथम किसने अपनाया? तो वह है आपके रूस ने अपनाया था। याद रखिएगा नियोजन को। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक नियोजन विषय है संवर्धित सूची का विषय है। याद रखिएगा, जो आर्थिक नियोजन जो है ये विषय जो है आपका संवर्धित सूची का विषय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। जो आपके आर्थिक नियोजन है ये आपके जो है 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ आपका कब हुआ है? तो वह है 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जो है आपका नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जो है दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है प्रेरित है किस देश से? तो वह है रूस से। याद रखिएगा, जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आपका प्रेरित हैं आपके रूस से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित है किस पर? तो वह है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये किस पर आधारित है, तो वह है हेराल्ड डोमर मॉडल। और अगर पूछा जाए वो ये आपका जो है 1951 से 1956 जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना है आपका। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका इनका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? तो ये था कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना किनसे प्रेरित है? तो रूस देश से प्रेरित है। और पंचवर्षीय योजना प्रथम जो है ये किस पर आधारित है? तो वह है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और पंचवर्षीय योजना जो प्रथम है इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है आपका 1956 से 1961 का, तो याद रखिएगा ये जो आधारित है यह आपका पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है।
तो याद रखिएगा, पहला जो है पंचवर्षीय योजना वो आपके हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, और जो द्वितीय है ये पीसी महालनोबिस पर के मॉडल पर जो है आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर जोर दिया गया था, और वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जाए इनमें जो है किनकी प्राथमिकता दी गई, तो यह है आपका भारी एवं आधारभूत जो है उद्योग, इन पर जो है केंद्रित किया गया था, ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इनको याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इनमें जो है उद्योगों पर जोर दिया गया। तो इन सबको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राउरकेला जो कि आपका उड़ीसा में है, आपका भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इस्पात कारखानों की जो है स्थापना की गई, ये दूसरी जो है जो पंचवर्षीय योजना है, इसी काल में जो है आपका इन सभी इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो राउरकेला है इस्पात कारखाना ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। आपका जो भिलाई है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ये दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना के समय में इस इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें आपका, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है आपका, ये आपका जो है 1961 से 1966 के मध्य का है। और अगर पूछा जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न क्या है। जो आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना है इनमें प्राथमिकता क्या दी गई थी, किस पर दी गई थी, तो याद रखिएगा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इनमें जो है आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जो है जोर दिया गया था। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इनमें जो है आपका अर्थव्यवस्था को जो है आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही, तो है आपका तृतीय। तो याद रखिएगा, ये जो है अब पूछा जाएगा कि अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही, तो वह है आपका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, ये आपका जो है असफल योजना रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था क्या, तो याद रखिएगा विकास दर लक्ष्य था आपका 5.6%, और जो प्राप्ति लक्ष्य दर था आपका वो है आपका 2.8%। तो इन सबको आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे असफल योजना कौन रही, वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और अगर पूछा जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो है किसको दी गई थी, वो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जो है इन पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना है इनके असफलता का कारण क्या था। जिस समय आपका जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना आया उस समय जो असफलता कारण क्या था, वह है भारत पाक का युद्ध, जो कि 1965 में हुआ था। आपको पता होगा भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, और भारत चीन युद्ध जो है आपका 1962 में हुआ था, एवं भयंकर आकाल के कारण से जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका वो सफल रहा। तो इनका मेन आपका जो है कारण क्या था, भारत पाक युद्ध जो कि 1965 हुआ था,
और भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था एवं भयंकर अकाल पड़ा था, इसी वजह से जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रहा। अगला प्रश्न आपका देखें, 1964 में जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, कब 1964 में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश, जो कि आपका 1966 से 1969 का है। याद रखिएगा, ईस्वी है आपका। ये योजना अवकाश है आपका। ये 3 वार्षिक जो है योजनाओं का संज्ञा दी जाती है इनको योजना अवकाश, जो कि 1966 से 1969 का है। योजना अवकाश की अवधि अगर पूछा जाए तो क्या है आपका 1966 से 1969 का। ये योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 1969। अगर पूछा जाए चतुर्थ योजना की अवधि क्या है, तो वह है आपका 1969 से जो है 1974। याद रखिएगा, 1900 जो है आपका चतुर्थ योजना की अवधि क्या है, तो 1969 से लेकर 1974 तक जो है आपका चतुर्थ योजना की जो है अवधि है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, तो है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिएगा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है यह आपका आधारित थी किस पर, वह है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो आप इन सभी को जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो याद रखिएगा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है आधारित था किस पर, तो वह है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। गॉडगिल योजना जो है कहलाता है चतुर्थ योजना कहलाता है। जो गॉडगिल योजना है कहलाता है चतुर्थ योजना कहलाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? इनका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। याद रखिएगा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इनका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ये इनका मुख्य उद्देश्य था जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये चतुर्थ योजना काल में जो है किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में जो है आपका 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? वो है 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में जो है आपका सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आप इनको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, पांचवी योजना काल क्या है? देखिए, पांचवी योजना काल जो है वो आपका 1974 से लेके 1978 जो है आपका ये पांचवी जो है योजना का काल है आपका। तो इनको आप याद रखिएगा, 1974 से 1978। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इनका मॉडल किसने तैयार किया था? तो है DP धर ने तैयार किया था। याद रखिएगा, DP धर ने जो है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। अगला प्रश्न है, पांचवी योजना जो है इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये जो है इनका मुख्य उद्देश्य था पांचवी योजना का। याद रखिएगा, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता, उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता।
अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। जो 4 वर्ष की, अगर पूछा जाए 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वह है पांचवी। 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना होता है हमेशा, बट जो पांचवी था आपका, ये 4 वर्ष का ही था, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही जो है इनको समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो पांचवी जो है आपका पंचवर्षीय योजना था, ये केवल 4 वर्ष का था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें आपका, इंदिरा गांधी द्वारा जो है गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का जो है नारा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काम के बदले अनाज। 1977-78 में जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज। ये जो है पांचवी योजना काल में जो है ये शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ये पांचवी योजना काल में जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कब किया गया था, तो ये है पांचवी योजना काल में, जो कि 1977-78 में स्टार्ट किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो याद रखिएगा, तीव्र समपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। ये जो है 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, तीव्र समपोषणीय और अधिक समावेशी ये विकास, इनका जो है मुख्य उद्देश्य था, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपका, 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था आपका क्या? तो याद रखिएगा, जो आर्थिक वृद्धि दर था वो आपका 8% था, और जो प्राप्ति लक्ष्य था वो आपका 7.6% था। तो आप इन सबको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि 12वीं योजना में जो है आर्थिक वृद्धि दर कितना था लक्ष्य आपका, तो वो है 8%, और प्राप्ति लक्ष्य जो है आपका वो है 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है आपका योजना पत्रिका जो है इनका प्रकाशन किया जाता है। याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है योजना पत्रिका का जो है प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ? तो वह है 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है आपका आर्थिक सुधार नीतियों का जो है शुभारंभ हुआ है। याद रखिएगा, कब? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति के दौरान जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वह है मनमोहन सिंह। जो आपका नई आर्थिक नीति 1991 में जो है प्रारंभ हुई, उस समय जो है आपका वित्त मंत्री कौन था आपका भारत का? तो वह है मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई आपका कब? तो वह है 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग का शुरुआत हुई। याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है?
तो वह है आपके मनमोहन सिंह को। याद रखिएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इनके जो है उदारीकरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है, तो वह है आपके मनमोहन सिंह को जो है आपका अग्रदूत कहा जाता है उदारीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई थी कब? तो वह है आपका 15 अगस्त 1900 जो है 79 ईस्वी में जो है आपका ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए ये शुरुआत की गई थी योजना। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1900 जो है 79 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? वो है आपका 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो है 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्वी सन है आपका। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है इनकी शुरुआत कब होती है? तो 1980 ईस्वी में जो है आपका स्टार्ट होती है इनका। अगला प्रश्न आपका है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो वह है आपका 25 सितंबर 2001 को। 25 सितंबर जो है 2001 को जो है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। जो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इनका शुभारंभ हुआ था कब? तो है 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में जो है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 में जो है ये आपका शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2001 में जो है आपका शुरुआत हुआ था। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वह है आपका 27 जनवरी 2003। 27 जनवरी 2003 को जो है आपका जल प्रबंधन से संबंधित जो है हरियाली योजना का शुभारंभ होता है आपका 27 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ होता है कब? तो 2003 से 2004 में जो है आपका कृषक बीमा योजना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ कब होता है? वह है दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में जो है आपका स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब हुई है? तो वह है दिसंबर 2000 को। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब हुई? तो वो है आपका दिसंबर 2000 को है शुभारंभ हुआ है इनका। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जो है प्रारंभ कब हुआ है आपका? 1985-86 में जो है आपका इंदिरा आवास योजना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है प्रारंभ कब हुआ? तो वह आपका
15 अगस्त 2008 से। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किए गए हैं, तो वह है आपका 15 अगस्त 2008 से। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपाट का गठन हुआ था कब, तो वह 1 सितंबर 1986 को जो है कपाट का गठन हुआ था। और इनका अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, वह है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था किन्होंने, वह है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड जो मार्शल हैं, इन्होंने जो है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा ये नेम आपका अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न आपका है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित किनसे है, तो ये कृषि से संबंधित है। जो आपके न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य जो है ये संबंधित किनसे है, तो ये आपका जो है कृषि से संबंधित है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। याद रखिएगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है वह है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिनको हम लोग CACP कहते हैं। ये आपका जो है न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। याद रखिएगा, CACP। अगला प्रश्न देखें आपका, खदानों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो वह है आपका 1964-65 में जो है आपका शुरू किया गया था खदानों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई कब, तो वह है 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब, 1920 ईस्वी में जो है आपका सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया। और ये कहाँ पे, तो बड़ौदा में। याद रखिएगा, जो चकबंदी कानून है आपका ये 1920 ईस्वी में जो है सबसे पहले लागू की गई, जो कि बड़ौदा में लागू किया गया था। इनको भी आपको याद रखना है। और ईस्वी सन तो जरूर याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में जो है आपका ये चकबंदी कानून जो है लागू किया गया। अगला प्रश्न आपका है, चकबंदी के 2 प्रकार हैं, एक आपके जो है ऐच्छिक है और वो और ये एक जो है अनिवार्य है। याद रखिएगा, चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक वो अनिवार्य। याद रखिएगा, ऐच्छिक और क्या है, अनिवार्य। ये चकबंदी के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो ऐच्छिक चकबंदी है इनकी शुरुआत कब हुई थी, वह है आपका 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में जो है आपका ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी। कहाँ से, तो पंजाब से। पंजाब से जो है आपका शुरुआत हुआ था क्या, ऐच्छिक चकबंदी, जो कि 1921 में हुआ था शुरुआत पंजाब से। और इनको आप जरूर याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई कहाँ पे, तो वो है बड़ौदा में 1920 ईस्वी में। और चकबंदी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ऐच्छिक, एक अनिवार्य होता है। अगर ऐच्छिक चकबंदी पूछा जाए शुरू कब हुआ, 1921 में हुआ है पंजाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका है, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी कब, तो 1928 में। याद रखिएगा, जो अनिवार्य चकबंदी है इनकी शुरुआत कब हुई, 1928 में। कहाँ से, तो वो है मध्य प्रदेश से। तो याद रखिएगा, अनिवार्य चकबंदी शुरुआत कहाँ से हुई, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जो है आपका शुरुआत हुई थी कब, 1928 ईस्वी में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। जो आपका देश में है आपका सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है, आपका सीमांत है। सीमांत जोत का आकार क्या होता है आपका, 1 हेक्टेयर से कम।
जो सीमांत जोत है आपका, इनका आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, जोतों का आकार सबसे कम है कहाँ पे? तो केरल में। केरल में जो है आपका जोतों का आकार जो है सबसे कम है। और अगर पूछा जाए जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ पे है, तो वह है आपका राजस्थान में। तो आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जोतों का आकार सबसे कम कहाँ है, तो वह केरल में है, और अधिक पूछा जाए तो वह आपका राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून जो है आपका कृषि वर्ष माना जाता है। याद रखिएगा, 1 जुलाई से आपका जो है 30 जून। अगला प्रश्न आपका है, फसल बीमा योजना जो है इनकी शुभारंभ कब हुआ है? तो वह है आपका 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो है आपका फसल बीमा योजना का शुभारंभ होता है आपका। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1985 ईस्वी में। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कृषि जोतों पर कर लगाने की जो है संतति जो है की थी किन्होंने? तो वह है राज्य समिति ने। याद रखिएगा किन्होंने? तो राज्य समिति जो है ये आपका कृषि जोतों पर कर लगाने की जो है संतति की थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली कृषि जनगणना कब स्टार्ट होती है? तो वह आपका 1970-71 से जो है आपका शुरुआत होती है पहली कृषि जनगणना, 1970 से 1971 में। अगला प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो वह है आपका 1999-2000 में जो है आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है आपका ये कृषि को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन है आपका? तो वह है नाबार्ड। याद रखिएगा, नाबार्ड जो है आपका ये भारत में जो है कृषि को जो है वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रबी फसल है इनकी जो है बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में जो है रबी फसल की जो है बुआई होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। अगला देखिए प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है आपका, जो खरीफ फसल है इनकी बुआई कब होती है? तो वह है जून जुलाई में। जून जुलाई में जो है आपका खरीफ फसल की बुआई होती है। अगर पूछा जाए कि रबी फसल कौन कौन से होते हैं, तो वह है आपके गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी क्या हैं आपके रबी फसल हैं। खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं? तो वह है आपका चावल, बाजरा, मक्का। चावल, बाजरा, मक्का ये सभी जो हैं आपके खरीफ फसल है आपके। अगर पूछा जाए कि जायद फसल कौन कौन से होते हैं, तो वह ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सभी जो हैं आपके जायद फल हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? यह आपका रबी फसल और खरीफ फसल, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर इनको याद रखिएगा। अगर पूछ दे आपसे कि मक्का आपका जो है रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, कौन सी फसल है? जो मक्का है आपका ये खरीफ फसल है, याद रखिएगा। चावल, बाजरा, मक्का ये जो है आपके खरीफ फसल हैं। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? तो वह है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। अगला प्रश्न देखें आपका, भारत की जो है मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत का जो है मुख्य खाद्य फसल है वो आपका है चावल। याद रखिएगा, चावल। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे कौन? तो वह है डॉक्टर
विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड जो है ये आपके हरित क्रांति शब्द के जो है सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में जो है हुई थी। याद रखिएगा, जो हरित क्रांति है इनकी शुरुआत कब होती है, तो यह ये वो आपका डेट, आपका ईस्वी सन है आपका 1967 से 1968 में जो है आपका हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अगर पूछा जाए जो हरित क्रांति है इनके जो जन्मदाता कौन है आपके, वो है आपके एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये आपके हरित क्रांति का जो है जन्मदाता माना जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको जो है हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, हरित क्रांति से प्रभावित फसल कौन सा है, वो आपका है गेहूं। गेहूं जो है आपका हरित क्रांति से प्रभावित फसल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हरित क्रांति है उनके समय में जो है भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो वह है आपका C.S. सुब्रमण्यम। C.S. सुब्रमण्यम जो है यह आपके हरित क्रांति के समय में जो है आपका भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, C.S. सुब्रमण्यम। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक देश कौन है आपका, वो है फिलीपींस। फिलीपींस जो है आपके हरित क्रांति का जनक देश है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम जो है हरित क्रांति आई थी कहाँ पे, तो वह है पंजाब में। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी कहाँ पे, वो है पंजाब में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीली क्रांति संबंधित है किनसे, तो वह है तिलहन उत्पादन से जो है संबंधित है आपका पीली क्रांति। याद रखिएगा, जो पीली क्रांति है ये संबंधित किनसे है, तो वह आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका है, भूरी क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है उर्वरक उत्पादन से। याद रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन से है, और जो लाल क्रांति है वो आपका मांस एवं टमाटर से संबंधित है। तो इनको याद रखिएगा, ये तीनों को जो आपके हैं क्रांति, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, गुलाबी क्रांति जो है ये संबंधित किनसे है, वह है झींगा उत्पादन से। याद रखिएगा, जो गुलाबी क्रांति है इनका संबंध किससे है, तो वह है झींगा उत्पादन से। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध उत्पादन से है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजत क्रांति संबंधित किनसे है, वह है अंडा उत्पादन से। जो आपके रजत क्रांति है ये आपका संबंधित किनसे है, तो वह है आपका अंडा उत्पादन से। अगला प्रश्न आपका है, बादामी क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है आपका मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है आपका आलू उत्पादन से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी हैं गुलाबी क्रांति झींगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी मसाला उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है मत्स्य पालन से। याद रखिएगा, जो नीली क्रांति है यह संबंधित किनसे है, तो वह है आपका मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, ब्राउन क्रांति संबंधित किनसे है, तो वह है गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। अगला है प्रश्न आपका, सुनहरी क्रांति जो है वो संबंधित किनसे है, तो वह आपका फल उत्पादन से। याद रखिएगा, जो सुनहरी क्रांति है
ये संबंधित किनसे है? तो आपका फल उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन जो है आपका, वो है आपका इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों का अगर पूछा जाए सम्मिलन है आपका क्या? वो है इंद्रधनुष क्रांति। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर जो है किसका होता है आपका, वो है आयकर। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर, ये सभी जितने भी हैं यहाँ पे ये प्रत्यक्ष कर हैं। अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, तो वह है आपके बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। ये सभी जो हैं आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। तो जितने भी आपके यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा और इनसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है या इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो आप जितने भी यहाँ पे लिस्ट में हैं, आप सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका हम, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर जो है कर लगाती है। जो सेंट्रल होते हैं गवर्नमेंट, वो आपके जो है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर जो है कर लगाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या है? जो राज्य सरकार है इनके द्वारा जो है लगाया जाने वाला कर, तो वह है आपके भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर और मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। ये सभी जितने भी हैं ये राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर, ये सभी जो है राज्य सरकार द्वारा जो है लगाया जाने वाला कर है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे आपके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसको जरूर आप देखिएगा पूरा वीडियो को, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इनसे आपको हेल्प मिलती है, तो जरूर इनको सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।